नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है जीएस के कुछ क्वेश्चंस पर बात करने का। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय तक पहुँचती रहे। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन या पहली जो स्लाइड है वो आप सभी के लिए ये रही। लिखा हुआ है कि हाल ही में किसे इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ये निवृत्ति राय हैं। निवृत्ति राय के लिए जो है इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में क्या है, नियुक्त किया गया है। अब जरा निवृत्ति राय के बारे में जानते हैं, ये क्या है। निवृत्ति राय प्रसिद्ध वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ जो है को इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और निवृत्ति राय जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग DPIIT के संयुक्त सचिव मनमीत के नंदा से पदभार को संभालेंगी, जिन्होंने मार्च 2023 में आंतरिक रूप से MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। सुश्री राय इंटेल में वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी दिग्गज के रूप में 29 वर्षों की शानदार सेवा के बाद इन्वेस्ट इंडिया में शामिल हुई हैं। वे पिछले 7 वर्षों से कंट्री हेड के रूप में इंटेल इंडिया का नेतृत्व कर रही थी और देश में इंटेल के विकास और निवेश का नेतृत्व कर रही थी। इन्वेस्टमेंट इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और ये सुविधा एजेंसी है। इन्वेस्टमेंट इंडिया भारत में स्थायी निवेश को सक्षम करने के लिए सेक्टर विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण और नई साझेदारी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी स्थापना 2009 में की गई और इसके अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह है। यह सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों का लाभ उठाता है, जिसमें पारदर्शिता, नैतिकता, कारपोरेट और प्रशासन के उच्च मानक जो है शामिल हैं। तो वर्तमान में इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? निवृत्ति राय जी होंगी। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शटलर, कौन सा भारतीय शटलर चल रहे कोरिया ओपन 2023 में निम्न में से कौन सा भारतीय शटलर कोरिया ओपन 2023 में सबसे तेज स्मैश मारकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब हुआ है? ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो है वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है, अपना नाम शामिल करने में जो है कामयाब रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इनके शटलर के बारे में तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मौजूदा कोरिया ओपन 2023 में सबसे तेज स्मैश मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर मलेशियाई टेनबुन हेयोंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड तोड़ स्पीड जो है दर्ज की है। वह और उनके साथी चिराग शेट्टी BWF वर्ल्ड टूर 1000 जीतने और BWF वर्ल्ड रैंकिंग के शीर्ष 10वें स्थान पाने वाले भारत के एकमात्र पुरुष युगल जोड़ी हैं। 2023 कोरिया ओपन एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि 18 से 23 जुलाई 2023 तक दक्षिण कोरिया के यासू के जिन्नम स्टेडियम में होने जा रहा है। टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि $4,20,000 है। 2023 कोरिया ओपन 2023 BWF वर्ल्ड टूर का 5वां सुपर 500 टूर्नामेंट है और कोरिया ओपन चैंपियनशिप का हिस्सा है जो 1991 से आयोजित किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट BWF से मंजूरी के साथ साथ बैडमिंटन कोरिया एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो वर्तमान में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो है इसमें क्या है, कोरिया ओपन 2023 में सबसे तेज स्क्वैश का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या जरा देखते हैं। फोन पे ने भारत का पहला स्वास्थ्य बीमा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है,
पूछा जाएगा कि किस कंपनी ने भारत में पहली बार मासिक सदस्यता की पेशकश करने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है या उसकी घोषणा की है। तो ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है? फोन पे के द्वारा की गई है। फोन पे भारत का पहला स्वास्थ्य बीमा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला जो है एक एकीकृत निवेश बन गया है। यदि हम फोन पे के बारे में करते हैं तो फोन पे जो है इंश्योरेंस ब्रोकिंग के द्वारा पेश की जा रही स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित निर्णय लेने, दावे दर्ज करने और अन्य सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए बिक्री से पहले और बाद की सहायता के साथ हैं। देश का एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां पर ग्राहक फोन पे ऐप और यूपीआई के माध्यम से आसान किस्तों में बीमा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। ये देश का एकमात्र प्लेटफॉर्म है और 1 करोड़ रुपए तक के कवरेज के साथ साथ आने वाली ये बीमा योजनाएं उपयोगकर्ताओं को किसी भी अस्पताल का कमरा चुनने की अनुमति देती हैं। यानी कि आप फोन पे के द्वारा आप अपना बीमा भी, हेल्थ बीमा भी करा सकते हैं और किसी भी अस्पताल में किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। और इसके लिए जो अनुमानित बीमा राशि है वो लगभग 1 करोड़ रुपए तक रखी गई है। यानी कि आप 1 करोड़ रुपए तक का जो है आप अपना बीमा जो है स्वास्थ्य बीमा करा सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कौन सा बैंक कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि, कौन सा बैंक कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि CDMDF के प्रबंधन के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक नई ट्रस्टी कंपनी को स्थापित करेगा। इनमें से कौन सा बैंक जो है अपने लिए ऋण बाजार कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के प्रबंधन के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में एक नई ट्रस्टी कंपनी की स्थापना करेगा? और वो बैंक है आपका भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऐसा करने वाला पहला बैंक होने जा रहा है। यदि हम बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास विश्वकोष के प्रबंधन के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक नई ट्रस्टी कंपनी स्थापित करेगा। SBI म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को CDMDF के निवेश प्रबंधक सह प्रायोजक के रूप में पहचाना गया है। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में SBI की 62.53% हिस्सेदारी है। बॉन्ड बाजार में तनाव आने पर यह फंड उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट ऋण खरीदने के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करेगा। इससे निवेशक अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। यह एक ऐसी प्रणाली स्थापित करते इन ऋणों के व्यापार में भी सुधार करेगा जो कठिन बाजार स्थितियों के दौरान कदम उठा सकती हैं और मदद कर सकती हैं। तो स्टेट बैंक क्या है? स्टेट बैंक एक नई अपनी कंपनी स्थापित करने वाला है और ये कंपनी क्या करेगी? कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि के प्रबंधन के लिए अपनी जो सहायता है वो उपलब्ध कराएगी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? हेनले इंडेक्स या कहें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर के तमाम देशों के पासपोर्ट के बारे में अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है और यदि हम गत वर्षों की रिपोर्ट को देखते हैं तो इस रिपोर्ट में जापान दुनिया का नंबर 1 देश था जो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट रखता था। लेकिन अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार जापान से अभी स्थान सिंगापुर के द्वारा छीन लिया गया है और सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया है। ठीक है, तो सिंगापुर जापान के पासपोर्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। यदि हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, भारत की पोजीशन क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? 80वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 80वां है। यदि हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट के बारे में तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया भर के 227 में से 192 यात्रा स्थलों तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। जबकि 57 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश के मामले में भारत 80वें स्थान पर है। जर्मनी, इटली और स्पेन 190 वीजा मुक्त गंतव्यों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जापान तीसरे स्थान पर खिसक गया है क्योंकि उसके पासपोर्ट से बिना वीजा के जिन गंतव्यों तक पहुंचा सकता है उनकी संख्या गिरकर 189 हो गई है। सिंगापुर 192 देशों की यात्रा को क्या है?
बिना वीजा के कराने में सक्षम है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आज की है जो हेले पासपोर्ट इंडेक्स से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड पानी से विषाक्त प्रदूषकों को हटाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि जो एनी अवार्ड है वो किसके लिए दिया गया है। यदि हम भारत के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप की बात करते हैं, प्रोफेसर थलपिल प्रदीप की, वो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। उन्होंने क्या है, एनी पुरस्कार को जीता है। ये क्या पुरस्कार है, ये पानी से विषाक्त प्रदूषणों को हटाने के लिए उन्नत, टिकाऊ और किफायती नैनो स्केल सामग्री की खोज के लिए दिया जाता है। तो एनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, प्रोफेसर थलपिल प्रदीप के लिए ये दिया गया है। और वो वर्तमान में क्या है, वो वर्तमान में आईआईटी मद्रास के रसायन विज्ञान विभाग के क्या है, प्रोफेसर अपॉइंट किए गए हैं या प्रोफेसर हैं। और एनी पुरस्कार 2023 को जीतने वालों में वो शामिल हैं। प्रोफेसर प्रदीप पहले भी पद्मश्री, प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार और निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये सारे पुरस्कार किसके द्वारा जीते जा चुके हैं, थलपिल प्रदीप के द्वारा जीते जा चुके हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अरब देशों की यात्रा के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने 50 अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तुर्की के जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुर्की के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो तुर्की के राष्ट्रपति का नाम है रेसेप तैयब एर्दोगन। रेसेप तैयब एर्दोगन। तुर्की के यदि हम बात करते हैं, टर्की की यदि हम बात करते हैं, तो राजधानी क्या है, अंकारा है। राजधानी क्या है, अंकारा है। और अरब देशों के साथ इन्होंने अभी 50 बिलियन डॉलर मूल्य के कई समझौते भी किए हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक ऑफ तुर्की के साथ एक समझौता ज्ञापन से एडीक्यू तुर्की निर्यात को समर्थन देने के लिए 3 अरब डॉलर तक की क्रेडिट सुविधाओं का वित्त पोषण भी करेगा। अगला क्वेश्चन है, आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप। आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हरमेहर सिंह लाली, संजना सूद ने स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इन दोनों के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, रजत पदक जीता गया है। हरमेहर सिंह लाली और संजना सूद ने स्कीट मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। हरमेहर सिंह और संजना को 52 शॉट के भीषण शूट ऑफ का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने अंततः 26-24 से जीतकर फाइनल तक पहुंचाया, जहां वे एंड्रिया गैलार्डिनी और सारा बोंगनी की इतालवी जोड़ी से 38-43 से हार गईं। हरमेहर और संजना ने क्वालिफिकेशन में संयुक्त रूप से 150 में से 140 अंक हासिल किए, लेकिन खुद को बेंजामिन केलर और जेसी ग्रेफिन की अमेरिकी जोड़ी के साथ दूसरे स्थान पर पाया। इटालियंस ने 16 टीम क्षेत्र में 141 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है कि मालदीव में एक एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इस एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है। तो इस सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा क्या है, कांस्य पदक जो है जीता गया है। मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता है। यदि हम बात करते हैं सर्फ टीम के बारे में, तो भारतीय सर्फ टीम ने मालदीव के थुली सदूर द्वीप में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इस चैंपियनशिप में एशिया के 18 देशों ने हिस्सा लिया। भारतीय सर्फिंग महासंघ ने एक टीम भेजी, जिसमें पुरुष वर्ग में 4 वरिष्ठ सर्फर और अंडर 18 वर्ग में 2 सर्फर शामिल थे। तमिलनाडु के कोवलम के श्रीकांत ने पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सर्फिंग टीम कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर रही। भारतीय सर्फर्स अब इस साल 14 से 20 अगस्त तक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में होने वाले भारत में पहले विश्व सर्फिंग लीग यानी कि WSL आयोजन के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि भारत के तमिलनाडु में महाबलीपुरम में अगस्त में जो विश्व सर्फिंग लीग का आयोजन होने जा रहा है, और इस आयोजन में भाग लेने के लिए जो खिलाड़ी अभी पास आउट हुए हैं वो इसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे।
अगला स्लाइड, अंतिम स्लाइड महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में आपने पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि तेलंगाना और केरल जो हाई कोर्ट हैं उनके जजों के लिए जो है प्रमोट करके जो है सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। यहाँ पर उनकी जगह कार्यवाहक जज अपॉइंट किए गए थे। अब हाल ही में एक अधिसूचना जारी हुई है। इस अधिसूचना के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 4 जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा 4 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इनमें गुजरात उच्च न्यायालय में जो है एकमात्र महिला जो है मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति की गई है। और गुजरात हाईकोर्ट देश का वर्तमान में एकमात्र ऐसा हाईकोर्ट है जिसमें किसी महिला के लिए जो है चीफ जस्टिस या कहें कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो उन महिला मुख्य न्यायाधीश के नाम क्या है? सुनीता अग्रवाल है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है? गुजरात न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश है वो अपॉइंट किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति आलोक आराधे को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुभाषिष तालापात्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। इसके अतिरिक्त केंद्र ने न्यायमूर्ति पी.सी.एम. काशी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड जो कि जीएस से संबंधित थी। आशा करता हूँ आपको ये स्लाइड पसंद आई होंगी। यदि आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप उन सुझावों को दे सकते हैं। निश्चित ही हमारी टीम के द्वारा उस पर काम किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।